देखो बच्चों, हम सांद्रता का मात्रात्मक अध्ययन कर रहे थे और उस मात्रात्मक अध्ययन में अपन ने 4-5 पॉइंट लिए थे। उसमें पहला पॉइंट अपन ले रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत का, जिसको बोलते हैं वेट परसेंटेज। ये इसका सिंबल है। अब द्रव्यमान प्रतिशत में क्या आएगा कि विलेय प्लस विलायक मिलकर बनाएंगे विलयन। विलेय को A से प्रदर्शित कर रहा है, विलायक को B से, विलयन बनेगा A प्लस B। विलेय का WA, विलायक का WB, विलयन आ जाएगा WA प्लस WB। अब यदि हम विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या जाएगा, WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100, यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। फिर ऐसे विलायक का निकालें तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या आएगा, WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम कह देंगे विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। आगे देखिए, यदि इसमें से न्यूमेरिकल पूछता है तो न्यूमेरिकल किस प्रकार का होगा, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, जैसे 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम क्लोरोफॉर्म में घोला गया है तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत है, ज्ञात करो। अब इस स्थिति में देखिए क्या करेंगे, विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूशन देखो इसका, मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन। विलेय कौन है, बेंजीन। विलायक कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। बेंजीन 22 ग्राम, ये 122 ग्राम। विलयन कितना आ जाएगा, 22 प्लस 122 बराबर 144 ग्राम। अब सिर्फ बेंजीन का पूछ रहा है तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या आ जाएगा, 22 बटे 144 इंटू 100। ये बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत है। अब यदि वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की पूछे तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, या तो अपन इससे निकालेंगे 122 बटे 144 इंटू 100, या फिर 100 में से बेंजीन को घटा दो तो किसका आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। आगे देखिए, यदि अपन इसको दूसरे रूप में देखें, वो कहता है, अगला न्यूमेरिकल देखिए, जैसे 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को पानी में घोलकर 500 मिलीलीटर का विलयन बनाया गया है और इस विलयन का घनत्व दे दिया। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है, ये घनत्व दे दिया। तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो इस स्थिति में देखिए, विलेय विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। विलेय कौन है, ऑक्जेलिक अम्ल। विलायक पानी, विलयन ऑक्जेलिक अम्ल का जलीय विलयन। यहाँ पर कह देंगे कितना है, 11 ग्राम, और कितना विलयन कितना बन रहा है, 500 ml। ये विलयन बन गया 500 ml। अब यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है विलयन की,
1.1 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले लेंगे विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर m/v। तो m बराबर D इंटू वी, घनत्व इंटू आयतन। ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन का घनत्व कितना है 1.1, आयतन कितना है 500। द्रव्यमान निकाल लेंगे कितना आ गया। फिर उसके बाद में देखिए 500 मिलीलीटर है, ये आ गया 550 ग्राम विलयन का द्रव्यमान आ गया। किसका निकालना है, विलेय का निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान कितना है 11 ग्राम बटे विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है 550 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल भी दे सकता है जिसमें डेंसिटी दी हुई हो। वापस न्यूमेरिकल को रिपीट कर रहा हूँ, समझना। ये कह रहा है कि 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को पानी में घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया है और उस विलयन की डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml है। तो उस स्थिति में ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, वही बनाएंगे सिस्टम, विलेय और विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं विलयन। और यहाँ पर विलेय कौन है, ऑक्सैलिक अम्ल है और ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा कितनी है 11 ग्राम और विलयन का आयतन दिया हुआ है कितना है 500 ml, आयतन V बराबर 500 ml विलयन का और घनत्व कितना दिया हुआ है 1.1 ग्राम प्रति ml। तो हम विलयन की मात्रा निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे विलयन का। तो उस स्थिति में क्या कहेंगे, विलयन का द्रव्यमान क्या आ जाएगा D बराबर m/v। तो m निकालना है, m बराबर D इंटू वी, घनत्व कितना है 1.1 मल्टीप्लाई बाई इसको 500 ml से। तो ये आ गया 550 ग्राम। आगे देखिए, अब इस स्थिति में पूछ रहा है क्वेश्चन में ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत, सिर्फ विलेय का पूछ रहा है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा 11 बटे, यानी 11 क्या है यहाँ पर 11 ग्राम क्या है ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान, ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान 11 ग्राम बटे विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है 550 ग्राम मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100। तो ये आ जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये तो बात होगी अपने किसकी, द्रव्यमान प्रतिशत की बात। आगे देखिए दूसरा, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का संकेत क्या आएगा, सबसे पहले सिंबल देखिए, आयतन प्रतिशत को V/V%। अब आयतन प्रतिशत में भी ये आएगा विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाएंगे विलयन। विलेय का आयतन अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ VA, विलायक का VB, विलयन आ जाएगा VA प्लस VB, ये विलयन का कुल आयतन आ गया। अब विलेय का आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर क्या जाएगा, विलेय का आयतन VA/ विलयन का कुल आयतन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाई 100। ये आ गया आयतन प्रतिशत जिसका सिंबल क्या आ गया V/V%। तो जैसे द्रव्यमान प्रतिशत है वैसे ही आयतन प्रतिशत है, उसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर द्रव्यमान लिया जाता है और यहाँ पर क्या लिया जाता है, आयतन लिया जाता है। अगला जो टॉपिक है इसमें तीसरा टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या आएगा, विलेय तो द्रव्यमान में है और विलयन किस में है, वॉल्यूम लेवल में चल रहा है। तो उस स्थिति में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिंबल क्या होगा m/V%। और यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला आएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान क्योंकि विलेय किस में है, द्रव्यमान रूप में, बटे विलयन का कुल आयतन, मल्टीप्लाई बाई 100। ये आ गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत m/V%।
तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या आएगा, विलेय द्रव्यमान रूप में रहेगा और विलयन किस रूप में रहेगा, आयतन के रूप में। तो उस स्थिति में विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका जो उपयोग किया जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो उपयोग किया जाता है वो ज़्यादातर दवाइयों की कंपनियों में किया जाता है, फार्मास्यूटिकल उपयोग होता है। कैसे, दवाई की जो बोतल होती है, जैसे माना कि ये दवाई की बोतल है, उसके रैपर पे तुमने देखा होगा, रैपर का मतलब बाहर जो कागज़ है उस पर एक तरफ तो दवाई की कंपनी का नाम लिखा होता है, जो भी रेनवैक्सी जो भी दवाई है, और यहाँ पर सॉल्ट्स के नाम लिखे रहते हैं ऊपर, और इस साइड में इसमें सॉल्ट्स के नाम के ऊपर यहाँ पर इसका आयतन लिखा होता है कि ये 100 ml का है, 100 ml की वॉल्यूम है इसके अंदर, या 100 ml की बोतल है, या 50 ml है, या इसमें 250 ml है। और साइड में यहाँ पर लिखे होते हैं सॉल्ट्स के नाम, और सॉल्ट्स के नाम के आगे उनकी मात्रा होती है, मिलीग्राम में चलती है, mg में। तो देखिए विलेय तो किस में है, यहाँ पर द्रव्यमान में, और विलयन किस में है, टोटल वॉल्यूम में चल रहा है। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में, दवाइयों की जो बोतल्स होती है उनमें, या फिर अपन कहें फार्मास्यूटिकल्स में इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो देखिए तीनों द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए बच्चों, अब अपना विलयन में, विलयन की परिभाषा हो गई, विलयन के प्रकार हो गए, विलयन की सांद्रता हो गई, और उस सांद्रता का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि सांद्रता को कितने भागों, किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गुणात्मक, मात्रात्मक, और मात्रात्मक के टॉपिक ले लिए, गुणात्मक का समझा दिया। लेकिन अब इन सबके बाद में अगला टॉपिक आता है अपना विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं और विलेयता से क्या तात्पर्य है। अब विलेयता को यदि अपन देखें तो विलेयता की परिभाषा क्या है कि एक नियत तापमान पर 100 ग्राम द्रव विलायक में किसी ठोस विलेय की अधिकतम घुलनशीलता ही उसकी विलेयता कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर अपन इससे देखें तो ये बीकर है और इसमें कोई द्रव विलायक लिया हुआ है, और इस द्रव विलायक की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। तो और यहाँ पर ये ठोस विलेय है। अब हम यहाँ पर विलेयता को कैसे परिभाषित करेंगे कि एक नियत तापमान पर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, या एक निश्चित तापमान पर, या नियत तापमान पर किसी ठोस विलेय की, ये ठोस विलेय है, किसी ठोस विलेय की उस द्रव्य विलायक में 100 ग्राम द्रव्य विलायक में अधिकतम घुलनशीलता ही क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाती है। और इस अधिकतम घुलनशीलता पर जो विलयन बनता है उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। ये विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन, क्योंकि अधिकतम घुलनशीलता, जितना घुलना था उतना घुल गया। अब जो विलयन कहलाएगा उसे क्या कहेंगे, हम संतृप्त विलयन कहेंगे। अब देखिए, अब विलेयता के आधार पर यदि अपन विलेयता के पक्ष देखें, विलेयता का रिप्रेजेंटेशन देखें, तो अब विलेयता के रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आ रही है ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी ठोस किसमें घुल रहा है, द्रव में। तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर देखिए ठोसों की द्रव में विलेयता में आ जाएगा विलेय प्लस विलायक मिलकर बना रहे हैं विलयन, और इसमें विलेय कौन है, ठोस, विलायक कौन है, द्रव। और यहाँ पर कह देंगे विलयन कौन सा बनेगा, द्रवीय विलेय ठोस, विलायक कौन है, द्रव, और बनेगा द्रवीय विलयन। अब फर्स्ट पॉइंट अपना ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी ठोस को किसमें घोला है अपन ने, द्रव में डाला है। अब इस ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक पहला कौन सा है, विलेय, ठोस और विलायक की प्रकृति, यानी विलेय और विलायक की प्रकृति, यानी दोनों की प्रकृति किस प्रकार की है। और प्रकृति में हम बात करें तो सबसे पहले प्रकृति को देखा जाए तो अपन उसमें देखते हैं उसकी ध्रुवणता ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। प्रकृति में मोस्टली इसको लिया जाता है। अब देखिए विलेय, ठोस और
विलायक की प्रकृति में विलेय और विलायक, यदि विलेय ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है तो उस स्थिति में हम यहाँ पर कह देंगे विलयन बनेगा। अब यहाँ पर ये कहें जैसे NaCl और हम यहाँ पर ये कह दें जल, NaCl का जलीय विलयन बनता है। यहाँ पर हम कह दें नमक पानी में घुलता है, क्योंकि नमक खुद भी ध्रुवीय है और पानी भी क्या है, ध्रुवीय है। आगे देखिए, यदि हम यहाँ पर कहें विलेय ध्रुवीय हो और विलायक अध्रुवीय हो तो उस स्थिति में विलयन नहीं बनेगा। जैसे NaCl को आप बेंजीन में घोलोगे तो उस स्थिति में विलयन नहीं बनेगा, यानी NaCl बेंजीन में नहीं घुलेगा। अब देखिए, यदि विलेय विलायक में, ये तो ध्रुवीय की बात होगी, दोनों ही ध्रुवीय हैं, विलयन बनेगा। एक ध्रुवीय है, एक अध्रुवीय है, विलयन नहीं बनेगा। अब इसी में देखिए, यदि विलेय अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है तो उस स्थिति में विलयन बनेगा। जैसे आयोडीन CCl4 में घुल जाएगा। लेकिन हम कहें कि विलेय खुद अध्रुवीय हो और विलायक क्या हो, ध्रुवीय हो, तो उस स्थिति में विलयन नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर विलेय ध्रुवीय और विलायक क्या है, अध्रुवीय है, तो उस स्थिति में विलयन नहीं बनेगा। तो विलेय और विलायक की प्रकृति को अपन स्पष्ट करें तो हम यहाँ पर कह देंगे दोनों ध्रुवता और अध्रुवता पर निर्भर करते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है। जैसे समान समान को बोलने का मतलब क्या है, ध्रुवीय ध्रुवीय को बोलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय को बोलेगा। कभी भी ध्रुवीय अध्रुवीय को नहीं बोलेगा और अध्रुवीय कभी भी ध्रुवीय को नहीं बोलेगा। ये तो हो गई विलेय और विलायक की प्रकृति। क्या दूसरा देखिए, ताप। ताप पर कैसे निर्भर करेगी। अब देखिए, किसी भी कोई भी रिएक्शन हो तो यहाँ पर दो प्रकार हो सकते हैं उसके, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पर देखिए, विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। और इस स्थिति में हम कहेंगे कि विलेय वही ठोस है, विलायक द्रव है, द्रव्य विलयन बन रहा है। और यदि हम विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो उस स्थिति में डेल्टा H में परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन दो प्रकार से संभव है कि एक तो डेल्टा H या तो पॉजिटिव हो और फिर दूसरा है डेल्टा H क्या हो, नेगेटिव। और डेल्टा H का मतलब क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन। और एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। 11वीं क्लास में भी था, एंथैल्पी को स्पष्ट भी किया था। एंथैल्पी दो शब्दों से मिलकर बनता है, एन और थैल्पी। एन का मतलब होता है में और थैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। और डेल्टा H के आधार पर ही हम निर्धारित कर सकते हैं कि वो रिएक्शन ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है। अब हम यहाँ पर विलेय विलायक की बात करें, विलयन बना रहे हैं, तो इसको भी अपन एक रिएक्शन के बारे में रिएक्शन से स्पष्ट करेंगे। तो डेल्टा H किस प्रकार का है। अब देखिए, यदि हम विलेय और विलायक को मिलाने पर देखते हैं कि यदि डेल्टा H का मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि बाहर से सिस्टम ऊर्जा ले रहा है, तो उस स्थिति में उसे कहेंगे ऊष्माशोषी। और यदि डेल्टा H का मान नेगेटिव है तो ऊष्माक्षेपी। अब देखिए, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दो रूपों में बांटा गया है। डेल्टा H पॉजिटिव हो तो ऊष्माशोषी और डेल्टा H नेगेटिव हो तो ऊष्माक्षेपी। तो इस स्थिति में ऊष्माशोषी प्रोसेस है तो उस स्थिति में तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ती जाती है। तापमान बढ़ाओगे विलेयता बढ़ती जाती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे KCl, NH4Cl, इनमें तापमान बढ़ाने पर विलेयता का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में अपन देखते हैं डेल्टा H का मान नेगेटिव है, यानी अपन कहते हैं कि बीकर खुद एनर्जी लिबरेट कर रहा है, बीकर गर्म हो रहा है। तो इस स्थिति में कहेंगे विलेयता किस तापमान से कैसे प्रभावित होगी। तो तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ विलेयता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे Li2SO4 NaOH,
सोडियम सल्फेट और लिथियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें क्या है, तापमान बढ़ाने पर विलेयता का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। अब देखिए, लेकिन ग्लूबर लवण जो है ये एक्सेप्शन में आता है अपवाद में। ग्लूबर लवण, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों बोला जाता है, क्योंकि 10 को केमिस्ट्री की गिनती में क्या बोलते हैं, डेका, और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, और इसलिए इसका नाम हो गया डेकाहाइड्रेट। ये तो सोडियम सल्फेट है ही और साथ में डेकाहाइड्रेट। और मैंने तुमको 11वीं में भी ये बताया था कि डेकाहाइड्रेट में यहाँ पर पॉइंट डॉट जो H2O चल रहे हैं, इसका मतलब है ये जल है वो किस प्रकार का जल होता है, क्रिस्टलीय जल होता है। कौन सा जल है, क्रिस्टलीय जल। तो डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ग्लूबर लवण में विलेयता को देखा जाए तो ग्लूबर लवण जो है अपवाद है उसमें 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने तक, यानी यहाँ तक तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक विलेयता बढ़ती है, उसके बाद में 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से आगे विलेयता क्या होती जाती है, घटती जाती है। यानी ग्लूबर लवण के क्रिस्टल बनना चालू हो जाता है। तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से आगे इसकी विलेयता घटती जाती है, जबकि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक इसकी विलेयता का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ग्लूबर लवण जो है ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लूबर लवण जो है वो एक अपवाद है जिसमें 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक विलेयता बढ़ती है, उसके बाद में विलेयता का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है।